अध्याय 10 दिनचर्या। स्थान की ऊर्जा होती है, समय की स्मृति होती है। हर दिन जागते समय सोचें, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं आज जीवित हूं। मेरे पास मूल्यवान मानव जीवन है, मैं इसे बर्बाद नहीं करूंगा। दलाई लामा। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके धर्म के बाहर की हर गतिविधि समय की बर्बादी है। हम सभी के जीवन में कुछ गतिविधियां ऐसी होती हैं जो क्षमता का निर्माण करती हैं, और कुछ गतिविधियां ऐसी होती हैं जो चरित्र का निर्माण करती हैं। जब मुझसे शुरुआत में व्याख्यान देने को कहा गया तो मैंने अपने धर्म में अपनी क्षमता को बनाया और बढ़ाया, लेकिन जब मुझसे कचरा बाहर ले जाने को कहा गया तो मैंने अपने चरित्र का निर्माण किया। चरित्र पर ध्यान दिए बिना अपनी क्षमता को बढ़ाना आत्ममुग्धता का काम है। दूसरी ओर योग्यताओं को बढ़ाने की मेहनत किए बिना चरित्र निर्माण अप्रभावी हो जाता है। हमें अपनी आत्माओं और ज्यादा ऊंचे उद्देश्य की सेवा करने के लिए दोनों पर काम करने की जरूरत है। अपने उद्देश्य को जानना और इसे पूरा करना ज्यादा आसान और ज्यादा फलदायक होता है जब आप हर दिन अपने समय और ऊर्जा का बुद्धिमत्ता से इस्तेमाल करते हैं। अगले अध्याय में हम इस बारे में बात करेंगे कि आप अपने दिन की सर्वश्रेष्ठ शुरुआत कैसे करें और वहां से आगे कैसे बढ़ें। दिनचर्या। स्थान की ऊर्जा होती है, समय की स्मृति होती है। हर दिन जागते समय सोचें, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं आज जीवित हूं। मेरे पास मूल्यवान मानव जीवन है, मैं इसे बर्बाद नहीं करूंगा। दलाई लामा। हम 12 लोग, शायद इससे भी ज्यादा, फर्श पर सो रहे हैं। सब एक पतले योग पैड जैसी चीज पर सो रहे हैं जिस पर एक पतली चादर ढकी है। कमरे की दीवारें गोबर से बनी हैं जो कच्चे प्लास्टर जैसी महसूस होती हैं और मिट्टी जैसी खुशबू देती हैं। फर्श के असमतल पत्थर घिसते घिसते चिकने हो गए हैं, लेकिन यह मेमोरी फोम से बहुत दूर का मामला है। इस इमारत में कोई पक्की खिड़कियां नहीं है। हम एक अंदरूनी कमरे में हैं जो हमें बारिश में सूखा रखता है और हवा के आने जाने के लिए बहुत से दरवाजे हैं। हालांकि मैं हर रात यहां सोता हूं, लेकिन कोई खास जगह नहीं है जिसे मैं अपना मानता हूं। हम यहां स्वामित्व से कोसों दूर रहते हैं। स्वामित्व की कोई वस्तु नहीं, कोई भौतिक आसक्ति नहीं। हाल फिलहाल कमरे में गुफा जैसा अंधेरा है, लेकिन बाहर चिड़ियों की चहचहाहट सुनकर हमारे शरीर को पता चल जाता है कि सुबह के 4 बज गए हैं, जागने का समय। हमें आधे घंटे में सामूहिक प्रार्थना करने जाना है। एक शब्द बोले बिना हम लॉकर रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। हम में से कुछ नहा रहे हैं, कुछ अपने चोगे पहन रहे हैं। हम लाइन में खड़े होकर 4 सामुदायिक सिंकों में से किसी एक में ब्रश करने का इंतजार करते हैं। बाहरी संसार का कोई भी व्यक्ति हमारी गतिविधि का साक्षी नहीं है, लेकिन अगर होता तो उसे अच्छी तरह आराम कर चुके पुरुषों का समूह दिखता, जो इतनी जल्दी उठने पर भी पूरी तरह संतुष्ट नजर आ रहे हैं। यह हमेशा इतना आसान नहीं था। हर सुबह मेरा मस्तिष्क थोड़ा ज्यादा बंद रहने के लिए बेताब रहता था और एक अलग बहाना सोच लेता था कि मुझे क्यों सोते रहना चाहिए। लेकिन मैंने खुद को इस नई दिनचर्या को अपनाने के लिए विवश किया, क्योंकि मैं प्रक्रिया के प्रति समर्पित था। यह काम मुश्किल था, इसलिए यह यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। अंततः मैंने सफलतापूर्वक जल्दी उठने की एक अचूक तरकीब सीख ली। मैं जल्दी सो जाता था, यही मुद्दे की बात थी। मैंने जीवन भर हर दिन की सीमाओं को आखिरी छोर तक धकाया था और आज का लाभ लेने के लिए आने वाले कल का त्याग किया था। लेकिन जब मैंने आखिरकार ऐसा करना छोड़ दिया और जल्दी सोने लगा तो 4 बजे उठना ज्यादा आसान होता चला गया। और जब यह ज्यादा आसान हो गया तो मैंने पाया कि यह काम किसी दूसरे व्यक्ति या चीज की मदद के बिना अपने खुद के शरीर और आसपास के प्राकृतिक संसार के सहारे कर सकता हूं। यह मेरे लिए एक ज्ञानवर्धक अनुभव था। मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने जीवन में हर दिन किसी न किसी तरह चौंक कर ही शुरू किया था। किशोरावस्था में मां की पुकार मेरा बिगुल थी, जो नीचे की मंजिल से चिल्लाती थी, जय जाग जाओ। बाद के वर्षों में अलार्म क्लॉक ने यही बकवास काम किया। मेरे जीवन का हर दिन
एक अकस्मात व्यवधान और हस्तक्षेप से शुरू हुआ था, लेकिन अब मैं चिड़ियों की चहचहाहट, पेड़ों के हवा में लहराने और पानी की कलकल से जाग रहा था। मैं प्रकृति की आवाजों से जाग रहा था। आखिरकार मुझे इसका महत्व समझ में आने लगा। जल्दी जगाने का मकसद हमें यातना देना नहीं था, ये तो दिन को शांति से शुरू करना था। चिड़ियां, गोंग, बहते पानी की आवाज और हमारी सुबह की दिनचर्या कभी नहीं बदलती थी। आश्रम की सुबह की सादगी और कार्यप्रणाली हमें निर्णयों और भिन्नता की तनावपूर्ण जटिलता से बचाती थी। इतनी सरलता से दिन शुरू करना मानसिक स्नान करने जैसा था। यह पिछले दिन की चुनौतियों को साफ करता था। इससे हमें लोभ को उदारता में, क्रोध को करुणा में और क्षति को प्रेम में बदलने की जगह और ऊर्जा मिलती थी। अंततः ये हमें दिन में आगे बढ़ने का संकल्प और उद्देश्य का एहसास देता था। आश्रम में हमारे जीवन का हर विवरण उस आदत या कार्य प्रणाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया था जिसका हम अभ्यास करने की कोशिश कर रहे थे। मिसाल के तौर पर हमारे चोगे। जब हम उठते थे तो हमें कभी यह नहीं सोचना पड़ता था कि हम क्या पहने। स्टीव जॉब्स, बराक ओबामा और एरियाना हफिंगटन की तरह, जिन सभी को उनके सदाबहार एक से पहनावे के लिए जाना जाता है। सन्यासी अपनी पोशाक को सरल बनाते हैं ताकि दिन के लिए तैयार होने में उनकी ऊर्जा और समय बर्बाद न हो। हमारे पास 2 चोगे होते थे, एक पहनने के लिए और दूसरा धोने के लिए। इसी तरह सुबह जल्दी जागने की परिपाटी इसलिए शुरू की गई ताकि हम सही भाव के साथ दिन शुरू करें। यह ब्रह्म मुहूर्त था जो आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध बनाता था। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं इतनी जल्दी कभी नहीं उठूंगा। मैं दिन शुरू करने का इससे ज्यादा बुरा तरीका नहीं सोच सकता। मैं इस दृष्टिकोण को समझता हूं क्योंकि मैं भी कभी ऐसा ही महसूस करता था। लेकिन आइए एक नजर डालते हैं कि ज्यादातर लोग अपना दिन कैसे शुरू करते हैं। नींद पर शोध करने वाले कहते हैं कि हम में से 85% को ऑफिस पर पहुंचने के लिए अलार्म क्लॉक की जरूरत होती है। जब हम अपने शरीर के तैयार होने से पहले जागते हैं तो नींद का नियमन करने वाला मेलाटोनिन सक्रिय बना रहता है। यह भी एक कारण है कि हम स्नूज बटन को दबाना चाहते हैं। दुर्भाग्य से हमारा उत्पादकता संचालित समाज हमें इसी तरह से जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। मारिया पोपोवा, जो ब्रेन पिकिंग्स के क्यूरेटर के रूप में विख्यात लेखिका हैं, वो लिखती हैं, हम कम नींद से काम चलाने की अपनी योग्यता को किसी सम्मानजनक तमगे की तरह पहनते हैं जो हमारे मेहनती होने का सबूत है, लेकिन ये दरअसल आत्मसम्मान और प्राथमिकताओं की गहरी असफलता है। फिर जब हम बहुत कम नींद के बाद जाग जाते हैं तो हम में से 1/4 लोग एक और चीज करते हैं जिससे हमारे दिन का दूसरा कदम भी गलत पड़ता है। हम जागने के 1 मिनट के भीतर अपने सेल फोन उठा लेते हैं। 10 मिनट के भीतर हम में से आधे अपने संदेश चेक कर लेते हैं। ज्यादातर लोग हर सुबह नींद में बेसुध होने के चंद मिनटों के भीतर ही ढेर सारी जानकारी की प्रोसेसिंग का काम करने लगते हैं। केवल 6 कारें हैं जो 2 सेकंड के भीतर 0 से 60 मील प्रति घंटे की गति पकड़ सकती हैं। ज्यादातर कारों की तरह इंसान को भी इस तरह के अकस्मात परिवर्तन के लिए नहीं बनाया गया है, न तो मानसिक रूप से और न ही शारीरिक रूप से। और जागने के बाद आपको जो आखिरी चीज करने की जरूरत है वो ये है कि आप हेडलाइन पढ़कर या सुनकर सीधे त्रासदी और दर्द में पहुंच जाएं, या दोस्त ऑफिस की यात्रा के दौरान शिकायतें कर रहे हों। सुबह सुबह सबसे पहले अपने फोन को देखना 100 अजनबी वक्ताओं को अपने बेडरूम में घुसाने जैसा है, जबकि आपने नहाया नहीं है, ब्रश नहीं किया है और बाल नहीं काटे हैं। अलार्म क्लॉक और आपके फोन के अंदर के सारे संसार के बीच आप तुरंत तनाव, दबाव, चिंता से अभिभूत हो जाते हैं। क्या आप सचमुच ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह दिन शुरू करने के बाद आपका दिन सुखद और उत्पादक रहेगा? आश्रम में हम हर सुबह दिन उसी तरह शुरू करते थे जिस तरह हमने योजना बनाई थी। हमने खुद को उस संकल्प और एकाग्रता को दिन भर कायम रखने के लिए प्रशिक्षित किया। निश्चित रूप से यह सब आसान होता है जब आपकी दिनचर्या में प्रार्थना, ध्यान, अध्ययन, सेवा और शारीरिक श्रम के काम शामिल हों, लेकिन बाहरी संसार ज्यादा जटिल होता है। जल्दी उठना। मेरी पहली सलाह यह है
कि आप इस समय जितने बजे जागते हैं उससे 1 घंटे जल्दी जागें। आप कहते हैं किसी तरह नहीं, मैं अभी जितने बजे उठता हूं उससे जल्दी मैं क्यों जागना चाहूंगा, इस समय ही मेरी नींद पर्याप्त नहीं हो पाती है, भाड़ में जाओ। लेकिन मेरी पूरी बात तो सुन लें। हम में से कोई भी थकी मांदी अवस्था में ऑफिस नहीं जाना चाहता और शाम को इस एहसास के साथ नहीं लौटना चाहता कि हम ज्यादा कर सकते थे। सुबह की ऊर्जा और मूड दिन भर चलता है, इसीलिए जीवन को ज्यादा अर्थपूर्ण बनाने का काम भी वहीं से शुरू होता है। हम ऑफिस या क्लास या वर्कआउट या बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने के लिए तय समय से ठीक पहले जागने के आदी होते हैं। हम खुद के लिए बस इतना समय छोड़ते हैं कि हम नहा लें, नाश्ता कर लें, सामान पैक कर लें आदि। लेकिन पर्याप्त समय होने का मतलब पर्याप्त समय होना नहीं है। आपको देर हो जाती है, आप नाश्ते को छोड़ देते हैं, आप बिस्तर को जस का तस छोड़ देते हैं, आपके पास अपने स्नान का आनंद लेने के लिए समय ही नहीं होता, आप सही तरीके से ब्रश नहीं करते, आप अपना नाश्ता पूरा नहीं करते या हर चीज अलग रख देते हैं ताकि आप साफ सुथरे घर में लौटें। जब आप भागते हुए काम करते हैं तो आप उन्हें उद्देश्य और परवाह से नहीं कर सकते। जब आप सुबह भारी दबाव और तनाव के साथ शुरू करते हैं तो आप अपने शरीर की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि ये बाकी दिन भी इसी तरह काम करे, चर्चाओं में, मीटिंगों में, अपॉइंटमेंट्स में। जल्दी जागने से आपका दिन ज्यादा उत्पादक और उपयोगी बनता है। सफल व्यवसायी ये बात जानते हैं। एप्पल के सीईओ टिम कुक अपना दिन सुबह 3:45 पर शुरू करते हैं। रिचर्ड ब्रैंसन 5:45 पर उठ जाते हैं। मिशेल ओबामा 4:30 पर उठती हैं। ये गौर करना महत्वपूर्ण है कि हालांकि बहुत सारे प्रभावशाली लोग जल्दी उठते हैं, लेकिन शीर्ष एग्जीक्यूटिव नींद पूरी करने की मुहिम भी छेड़ते हैं। अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस हर रात 8 घंटे सोने को सबसे शीर्ष प्राथमिकता देते हैं और कहते हैं कि कम नींद से आपको उत्पादन करने का ज्यादा समय तो मिलता है, लेकिन इससे गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए अगर आप जल्दी उठना चाहते हैं तो आपको ऐसे समय सो जाना चाहिए जिससे आपकी नींद अच्छी तरह पूरी हो जाए। अगर आपके बच्चे हों या रात की नौकरी हो तो जीवन ज्यादा जटिल बन जाता है। अगर इस तरह की परिस्थितियों की वजह से 1 घंटा जल्दी जागने का विचार असंभव दिखता हो तो निराश न हो। छोटी छोटी वृद्धियों से शुरू करें। आगे आजमाने के लिए जो तरीके बताए गए हैं उन्हें आजमाएं और गौर करें कि मैंने आपको जागने के लिए कोई निश्चित समय नहीं बताया है। मैं आपसे सुबह 4 बजे उठने को नहीं कह रहा हूं। आपको जल्दी उठने की भी जरूरत नहीं है। लक्ष्य तो आपको पर्याप्त समय देना है ताकि आप संकल्प के साथ काम करें और चीजों को पूरी तरह से करें। आपके अंदर का यह भाव दिन भर कायम रहेगा। दिन की शुरुआत में समय का कुशन बनाएं, वरना आपका बाकी का दिन इसकी तलाश में गुजर जाएगा। मैं गारंटी देता हूं कि आपको दिन के बीच वो अतिरिक्त समय कभी नहीं मिलेगा। इसे अपनी सुबह की नींद से चुराएं और वो नींद रात को खुद को लौटा दें। देखें कि क्या बदलता है। इसे आजमाएं। जल्दी जागने में आसानी। इस सप्ताह बस 15 मिनट जल्दी जागें। आपको शायद अलार्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन इसे मधुर बनाएं। जागने पर धीमी रोशनी का इस्तेमाल करें, धीमा संगीत बजाएं। कम से कम उन बोनस 15 मिनटों में अपना फोन न उठाएं। इस दौरान अपने मस्तिष्क को उस मनोदशा में ले आएं जो आप दिन भर कायम रखना चाहते हैं। जब आप 1 सप्ताह तक ये कर लें, उसके बाद अपने जागने के समय को 15 मिनट और पीछे खिसका दें। अब आपके पास आधा घंटा है जो पूरी तरह से आपका है। आप इसे कैसे खर्च करेंगे? आप थोड़ा लंबा स्नान कर सकते हैं, अपनी चाय की चुस्कियां लें, टहलने जाएं, ध्यान करें। जब आप दरवाजे से बाहर निकलें तो उसके पहले बिस्तर को करीने से जमा दें। रात को जब भी आपको थकान का पहला एहसास हो तो टीवी बंद कर दें, फोन बंद कर दें और बिस्तर पर पहुंच जाएं। पाया समय। एक बार जब आप अपनी सुबह खाली बना लेते हैं तो ये पूरी तरह से आपकी होती है। कोई दूसरा इसे नियंत्रित नहीं करता कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। हमारी जिम्मेदारियां हमारा कितना ज्यादा समय लेती हैं, नौकरी, परिवार आदि। ये देखते हुए यह खाली समय उन सबसे बड़े उपहारों में से एक है जो हम खुद को दे सकते हैं। आप अपनी सामान्य दिनचर्या पर चल सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद ज्यादा समय से बनी खाली जगह और फुर्सत को महसूस कर सकते हैं। शायद आपके पास रास्ते में कॉफी गटकने के बजाय अपनी खुद की कॉफी बनाने का समय होगा।
आप इस नए खाली समय का इस्तेमाल नाश्ते पर बातचीत में कर सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं या व्यायाम कर सकते हैं। यदि आप ध्यान करते हैं तो आप कृतज्ञता के मानसिक चित्रण वाले अभ्यास से अपना दिन शुरू कर सकते हैं। आप स्वास्थ्य विशेषज्ञों की इस प्रिय सलाह पर भी अमल कर सकते हैं कि आप ज्यादा पैदल चलने के लिए ऑफिस से दूर अपनी कार खड़ी करें। जब आप थोड़े अतिरिक्त समय का सृजन कर लेते हैं तो इससे आपकी सबसे बड़ी कमी पूरी हो रही है, खुद के लिए समय। इसे आजमाएं। सुबह की दिनचर्या। हर सुबह इन चीजों के लिए थोड़ा समय निकालें। कृतज्ञता। हर दिन किसी व्यक्ति, किसी जगह या किसी चीज के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। इसमें इसे सोचना, इसे लिखना और इसे बताना शामिल है। जानकारी। अखबार या पुस्तक पढ़कर या पॉडकास्ट सुनकर जानकारी हासिल करें। ध्यान। 15 मिनट अकेले बिताएं। प्राणायाम करें, मानसिक चित्रण करें या ध्वनि लगाएं। व्यायाम। हम सन्यासी योग करते थे, लेकिन आप सामान्य कसरत या वर्कआउट कर सकते हैं। कृतज्ञता, जानकारी, ध्यान, व्यायाम अपनी सुबह में समय लगाने का नया तरीका। शाम की दिनचर्या। आश्रम में मैंने सीखा कि सुबह पिछली शाम से तय होती है। हमारे लिए यह स्वाभाविक है कि हम हर सुबह को नई शुरुआत जैसा माने, लेकिन सच तो यह है कि हमारे दिन चक्र में घूमते हैं। आप सुबह अपना अलार्म नहीं लगाते हैं, आप इसे एक रात पहले लगाते हैं। इससे यह नतीजा निकलता है कि अगर आप सुबह इरादे के साथ जागना चाहते हैं तो आपको शाम की स्वस्थ और आरामदेह दिनचर्या बनाकर यह काम करना होगा। और इस तरह जो ध्यान हमने सुबह को दिया है वो फैलने लगता है और पूरे दिन को परिभाषित करता है। कोई तरीका नहीं है जिससे आपके पास 1 घंटे ज्यादा जल्दी जागने का समय हो, लेकिन आप कितनी बार टीवी चलाते हैं, एक या दूसरे शो को देखने लगते हैं और आधी रात के बाद तक उसे देखते रहते हैं। आप टीवी इसलिए देखते हैं क्योंकि आप थकान दूर कर रहे हैं। आप इतने थके हुए हैं कि कुछ और नहीं कर सकते, लेकिन जल्दी सोने से आपका मूड बेहतर हो सकता है। मानव विकास हार्मोन एक बड़ा मामला है। यह विकास कोशिकाओं की मरम्मत और चयापचय में अहम भूमिका निभाता है, और इसके बिना हम जल्दी भी मर सकते हैं। हमारे शरीर में 75% तक HGH तब प्रभावित होता है जब हम सोते हैं, और शोध से पता चलता है कि हमारे HGH के सबसे जबरदस्त प्रवाह रात को 10 बजे और आधी रात के बीच होते हैं। इसीलिए अगर आप उन घंटों के बीच जाग रहे हैं तो आप HGH से खुद को वंचित कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी नौकरी है जो आधी रात के बाद तक चलती हो, या आपके बच्चे छोटे हों जो आपको देर रात तक जगाए रखते हों, तो मेरी बात पर ध्यान न दें। लेकिन दिन की मांगें शुरू होने से पहले अच्छी नींद लेना सुनिश्चित करें। यदि आपने 10 बजे से आधी रात के बीच का समय असली आराम करने में लगाया है तो सुबह उन घंटों को निकालना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। आश्रम में हम शाम को अध्ययन करते और पढ़ते थे और 8 से 10 बजे के बीच सो जाते थे। हम घुप अंधेरे में सोते थे और कमरे में कोई यंत्र, उपकरण या मशीन नहीं होती थी। हम टी-शर्ट और शॉर्ट में सोते थे। हम कभी अपने चोगे में नहीं सोते थे क्योंकि उसमें जागते दिन की ऊर्जा समाई होती थी। सुबह पूरे दिन का सिलसिला तय कर देती है, लेकिन एक अच्छी योजनाबद्ध शाम आपको अच्छी सुबह के लिए तैयार कर देती है। CNBC के मेक इट पर एक इंटरव्यू में इंस्टाग्राम शार्क टैंक स्टार केविन ओलेरी ने कहा था कि सोने से पहले वे 3 चीजें लिखते हैं जो वे अपने परिवार वालों के अलावा किसी से भी बात करने से पहले अगली सुबह करना चाहते हैं। उनका अनुसरण करें और सोने जाने से पहले वे शुरुआती काम कर लें जो आप कल उठते ही करना चाहते हैं। सबसे पहले आप किस काम को निपटाएंगे, ये जानने से आपकी सुबह आसान हो जाएगी। जब सुबह सुबह आपका दिमाग चालू हो रहा होगा तो आपको इसे धकाना या मजबूर नहीं करना पड़ेगा। और बोनस, इन कामों की वजह से आपकी रात की नींद नहीं उड़ेगी क्योंकि आप जानते हैं कि आप उन्हें निपटाने वाले हैं। इसके बाद सन्यासी के चोगे का अपना संस्करण खोजें, वो पोशाक जिसे आप सुबह उठकर पहनेंगे। मेरे पास अब ज्यादा कपड़े हैं और मेरी पत्नी के लिए राहत की बात यह है कि उनमें से एक भी नारंगी चोगा नहीं है, लेकिन मैं अलग रंगों में एक जैसे कपड़ों को पसंद करता हूं।
मुद्दे की बात यह है कि आपको अपनी सुबह से चुनौतियों को हटाना है। हालांकि वे महत्वहीन दिख सकती हैं, लेकिन अगर आप अपनी सुबह की ऊर्जा ये निर्णय लेने में खर्च कर रहे हैं कि क्या खाना है, क्या पहनना है और कौन से काम पहले करना है, तो ये मिलकर चीजों को अनावश्यक रूप से जटिल बना देते हैं। अमेरिकी नेशनल जिम्नास्टिक्स टीम के पूर्व कोच क्रिस्टोफर सॉमर के पास 40 साल का अनुभव है और वे अपने खिलाड़ियों को बताते हैं कि वे सीमित संख्या में ही निर्णय लें, क्योंकि हर निर्णय उन्हें उनके मार्ग से भटका सकता है। अगर आप अपनी सुबह छुटपुट या महत्वहीन निर्णय लेने में बिताते हैं तो आप उस ऊर्जा को बर्बाद कर देते हैं। अच्छी आदतें डालें और एक रात पहले निर्णय लें। इससे आपको अगली सुबह अच्छी शुरुआत मिलेगी और आप दिन भर एकाग्रचित्त निर्णय लेने में ज्यादा सक्षम होंगे। अंत में इस बात पर विचार करें कि सोने जाने से पहले आपके आखिरी विचार क्या हैं। क्या वे इस तरह के हैं? ये स्क्रीन धुंधली दिख रही है, बेहतर होगा कि मैं अपना फोन बंद कर दूं, या मैं अपनी मां को हैप्पी बर्थडे कहना तो भूल ही गया। बुरी ऊर्जा के साथ जागने के लिए अपनी प्रोग्रामिंग न करें। जब मैं सोने जाता हूं तो हर रात को मैं खुद से कहता हूं कि मैं तनाव रहित हूं, ऊर्जावान हूं और मैं एकाग्र हूं। मैं शांत हूं, उत्साही हूं और उपयोगी हूं। जब मैं इसे कागज पर लिखता हूं तो इसकी योग रोबोट लय होती है, लेकिन यह मेरे लिए प्रभावी और कारगर रहता है। मैं अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग कर रहा हूं कि यह अगली सुबह ऊर्जा और विश्वास के साथ जागे। आप रात को जिस भाव के साथ सोते हैं, इस बात की बहुत संभावना है कि आप सुबह उसी भाव के साथ जागेंगे। इसे आजमाएं। कल के लिए मानसिक चित्रण। जिस तरह किसी आविष्कारक को किसी चीज को बनाने के पहले उसके विचार का मानसिक चित्र देखना होता है, उसी तरह हम अपनी सुबह जैसी चाहते हैं उसका मानसिक चित्र देखकर हम भी अपनी सुबह को मनचाहे सांचे में ढाल सकते हैं। अपने मन को शांत करने के लिए प्राणायाम करें। इसके बाद मैं चाहता हूं कि आप अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में अपनी कल्पना करें, यानी मानसिक चित्र देखें। सुबह उठते समय स्वस्थ, स्फूर्ति से भरपूर और ऊर्जावान होने का मानसिक चित्र देखें। कल्पना करें कि खिड़की से धूप अंदर आ रही है। जब आप उठते हैं और जब आपके पैर जमीन को छूते हैं तो आप एक नए दिन के लिए कृतज्ञता का भाव महसूस करते हैं। सचमुच उस कृतज्ञता को महसूस करें और फिर मन ही मन कहें, मैं आज के लिए कृतज्ञ महसूस करता हूं, मैं आज के लिए रोमांचित हूं, मैं आज के लिए आनंदित हूं। ब्रश करते समय आराम से हर दांत पर जागरूकता के साथ ब्रश करने की कल्पना करें। फिर जब आप नहाने जाएं तो शांत, संतुलित, आरामदेह, स्थिर महसूस करते हुए अपना मानसिक चित्र देखें। जब आप नहाकर निकलें तो पोशाक चुनने की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आप पिछली रात को ही चुन चुके हैं कि आप क्या पहनने वाले हैं। अब खुद को अपने इरादे तय करते देखें और लिखें, आज मेरा इरादा एकाग्र रहने का है, आज मेरा इरादा अनुशासित रहने का है, आज मेरा इरादा सेवा करने का है। एक बार फिर पूरी सुबह का यथार्थवादी मानसिक चित्र देखें। आप इसमें थोड़ा व्यायाम और ध्यान भी जोड़ सकते हैं। इस पर विश्वास करें, इसे महसूस करें, अपने जीवन में इसका स्वागत करें, तरोताजा महसूस करें, ऊर्जावान महसूस करें। अब दिन भर अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में रहने की कल्पना करें। यह देखें कि आप दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं, दूसरों का नेतृत्व कर रहे हैं, दूसरों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, दूसरों के साथ बातचीत कर रहे हैं, दूसरों की बातें सुन रहे हैं, दूसरों से सीख रहे हैं, दूसरों के प्रति उनके फीडबैक और उनके विचारों के प्रति खुले हैं। खुद को इस प्रगतिशील माहौल में देखें जहां आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं और आपको सर्वश्रेष्ठ मिल रहा है। अब दिन खत्म होने पर घर लौटने की कल्पना करें। आप थके हैं लेकिन खुश हैं। आप बैठकर आराम करना चाहते हैं लेकिन आप उसके लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है। नौकरी, जीवन, परिवार, मित्र, घर।
आपके पास बहुत सारे लोगों से ज्यादा है। आप खुद को शाम को देखते हैं, लेकिन फोन पर या टीवी देखने के बजाय आप उस समय को सार्थक ढंग से बिताने के नए विचारों की कल्पना करते हैं। आप कल्पना करते हैं कि आप जल्दी बिस्तर पर चले जाएंगे। आप खुद को यह कहते हुए देखते हैं कि मैं आज के लिए कृतज्ञ हूं। मैं कल सुबह स्वस्थ, ऊर्जावान और आरामदेह महसूस करते हुए जागूंगा। आपको धन्यवाद। फिर अपने पूरे शरीर की जांच करते हुए अपना मानसिक चित्र देखें और पूरे दिन अपनी मदद करने के लिए अपने शरीर के हर अंग को धन्यवाद दें। जब आप तैयार हों, अपने खुद के समय में, अपनी खुद की गति से, तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। जीवन आपकी योग्यताओं को गड़बड़ा देता है। कल वैसा नहीं होगा जैसे आपने उसका मानसिक चित्र देखा है। मानसिक चित्रण से आपका जीवन नहीं बदलता है, लेकिन उसके प्रति आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। आप अपनी कल्पना के आदर्श मानसिक चित्र की ओर लौटकर अपना जीवन बना सकते हैं। जब भी आप महसूस करते हैं कि आपका जीवन सामंजस्य से बाहर हो गया है, तो आप मानसिक चित्रण से इसे दोबारा सामंजस्य में ले आते हैं। रास्ते का पत्थर। इस सारी तैयारी का लक्ष्य पूरे दिन में इरादा या संकल्प लाना है। जिस पल आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, आपकी ओर ज्यादा तिरछी गेंदें फेंकी जाएंगी। चाहे आपकी नौकरी या काम धंधा कोई भी हो, आपको उस सारी ऊर्जा और एकाग्रता की जरूरत पड़ेगी जो आपने पूरी सुबह हासिल की है। सन्यासियों के पास केवल सुबह और रात की दिनचर्या ही नहीं होती। हम दिन के हर पल, समय और स्थान की दिनचर्याओं का इस्तेमाल करते हैं। मैं बेनेडिक्टिन नन सिस्टर जोआन चेटेस्टर का पहले ही जिक्र कर चुका हूं, और वे कहती हैं, शहरों में रहने वाले लोग इस बारे में विकल्प चुन सकते हैं कि वे कैसे जिएं। हालांकि उनमें से ज्यादातर ये नहीं जानते हैं, क्योंकि उन्हें सारे समय तेजी से चलते रहने के लिए कंडीशन किया जाता है। पल भर के लिए कल्पना करें कि अमेरिका कैसा दिखेगा और हमारे पास कितनी ज्यादा शांति होगी अगर आम आदमी सन्यासियों की दैनिक दिनचर्या जैसी कोई चीज अपना ले। ये प्रार्थना, मेहनत और मनोरंजन के लिए निर्धारित समय प्रदान करती है। दिनचर्या हमें जड़ें देती है। मैं ध्यान में जो 2 घंटे बिताता हूं, वे मेरे बाकी 22 घंटों का समर्थन करते हैं। जिस तरह वे 22 घंटे मेरे ध्यान को प्रभावित करते हैं, दोनों के बीच पारस्परिक सह अस्तित्व का संबंध होता है। आश्रम में हम दिन में कम से कम एक बार उसी रास्ते पर 30 मिनट पैदल चलते थे। हर दिन सन्यासी हमसे कहते थे कि हम किसी अनदेखी चीज के लिए अपनी आंखें खुली रखें। कोई ऐसी चीज जिसे हमने उस रास्ते पर चलते समय पहले कभी नहीं देखा था, जिस पर हम कल चले थे, परसों चले थे और उससे पहले चले थे। हमारे चिर परिचित रास्ते पर हर दिन कोई नई चीज खोजने का मतलब ये याद रखना है कि हमें टहलते समय अपनी एकाग्रता को कायम रखना है। हर दिन दिनचर्या में ताजगी देखनी है और जागरूक रहना है। किसी चीज को देखने और उस पर ध्यान देने में फर्क होता है। यूसीएलए के शोधकर्ताओं ने मनोविज्ञान विभाग के शिक्षकों, स्टाफ और विद्यार्थियों से पूछा, क्या वे जानते हैं कि सबसे नजदीकी फायर एक्सटिंग्विशर कहां पर है? केवल 24% को यह याद था कि वो सबसे नजदीकी फायर एक्सटिंग्विशर कहां था। हालांकि वो फायर एक्सटिंग्विशर उस जगह से केवल 6 फुट की दूरी पर था, जहां 92% प्रतिभागियों ने सर्वे को भरा था, जो आमतौर पर उनका खुद का चैम्बर या क्लासरूम था जहां वे अक्सर जाते थे। एक प्रोफेसर को तो एहसास ही नहीं था कि जिस ऑफिस में वे 25 साल से थे, वहां से कुछ इंच की दूरी पर ही एक फायर एक्सटिंग्विशर रखा था। हमारे आसपास क्या है, इस पर सचमुच गौर करने का परिणाम यह होता है कि हम अपने मस्तिष्क को ऑटो पायलट पर पहुंचने से रोक देते हैं। आश्रम में हमें अपने दैनिक टहलने में इसी का प्रशिक्षण दिया जाता था। मैं सैकड़ों दिनों से उसी रास्ते पर टहल रहा हूं। मौसम गर्म है, लेकिन मेरे चोगे में स्थिति ठीक है। जंगल पत्तेदार और ठंडा है। धूल भरी पगडंडी पैर के नीचे शांतिदायक महसूस होती है। आज एक वरिष्ठ सन्यासी ने हमसे एक नया पत्थर देखने को कहा, ऐसा पत्थर जिस पर हमने पहले कभी गौर न किया हो। मैं थोड़ा निराश हूं। निराशा की वजह यह है कि पिछले सप्ताह हमसे हर दिन एक नया फूल देखने को कहा गया था, और कल टहलते समय मैंने आज के लिए एक अतिरिक्त फूल चुन लिया था। एक छोटा नीला फूल जो ओस की एक बूंद को इस तरह जकड़े था जैसे मेरी तरफ आंख मार रहा हो।
मानो वो भी मेरी योजना में शामिल हो। लेकिन हमारे लीडर न जाने कैसे मेरे इरादे भांप गए और उन्होंने मेरी योजना गड़बड़ा दी और इसी तरह खोज चालू हो जाती है। सन्यासी समझते हैं कि दिनचर्या हमारे मस्तिष्क को स्वतंत्र करती है, लेकिन उस स्वतंत्रता का सबसे बड़ा खतरा नीरसता है। लोग अपनी खराब याददाश्त की शिकायत करते हैं, लेकिन हमें याद रखने की समस्या नहीं होती है, हमें तो ध्यान देने की समस्या होती है। जब आप किसी नई चीज की तलाश करते हैं तो आप अपने मस्तिष्क को याद दिला रहे हैं कि इसे ध्यान देना है। आप इसे यह पहचानने के लिए ढाल रहे हैं कि हर चीज में सीखने के लिए कुछ नया होता है। जीवन उतना निश्चित नहीं है जितना हम मानते हैं। मैं दिनचर्या बनाने और नयापन खोजने दोनों की पैरवी कैसे कर सकता हूं? क्या ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है? लेकिन जाने पहचाने काम को करने से ही नई खोज के लिए जगह बनती है। कोबे ब्रायंट ये बात समझते थे। बास्केटबॉल के इस महान खिलाड़ी ने अपना सृजनात्मक पहलू दिखाना शुरू किया, पुस्तकें लिखी और एक वीडियो सीरीज भी तैयार की। जैसा ब्रायंट ने मुझे मेरे पॉडकास्ट ऑन पर्पस में बताया, दिनचर्या बनाना उनके काम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत बार सृजनात्मकता तंत्र से आती है। जब आपके पास मानदंड और तंत्र होते हैं तो उनके भीतर आप सृजनात्मक हो सकते हैं। अगर आपके पास तंत्र नहीं है तो आप निरुद्देश्य तरीके से चीजें करने लगते हैं। नियम और दिनचर्या हमारे संज्ञानात्मक बोझ को हल्का कर देते हैं, इसीलिए हमारे पास सृजनात्मकता के लिए जगह होती है। तंत्र सहजता को बढ़ाता है और खोज दिनचर्या को स्फूर्ति से भर देती है। इस उपाय से हम छोटी छोटी चीजों में आनंद ले सकते हैं। हम सभी के मन में जीवन की बड़ी घटनाओं की उम्मीद से खुशी पाने की प्रवृत्ति होती है। छुट्टियां, प्रमोशन, बर्थडे पार्टी। हम इन घटनाओं पर दबाव डालते हैं कि वे हमें उतनी ही खुशी दें जितनी खुशी की हमने कल्पना की थी। लेकिन अगर हम छोटी छोटी खुशियों की तलाश करें तो हमें कैलेंडर पर उनके आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके बजाय वे हर दिन हमारा इंतजार करेंगी, बशर्ते हम उनकी तलाश करने में समय लगाएं। और मुझे यह मिल गया। यहां एक विचित्र नारंगी पत्थर है जो कल नहीं था, लेकिन आज अचानक जाने कहां से प्रकट हो गया। मैं इसे अपनी हथेली में घुमाता हूं। पत्थर खोजना ही हमारी खोज की प्रक्रिया का अंत नहीं है। हम उसका गहराई से अवलोकन करते हैं, रंग आकार का वर्णन करते हैं, खुद को इसमें डुबा देते हैं ताकि इसे समझ सकें और इसकी कद्र कर सकें। फिर हम इसका दोबारा वर्णन कर सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हमने इसका पूरा अनुभव कर लिया है। यह कोई अभ्यास नहीं है, यह तो वास्तविकता है, एक गहरा अनुभव। मैं मुस्कुराता हूं और फिर वो पत्थर मार्ग के कोने पर इस तरह रख देता हूं ताकि यह आधा छिपा रहे और कोई दूसरा इसे खोज सके। उसी पुराने मार्ग पर चलने और नए पत्थर को खोजने से आपका दिमाग खुलता है। पेय पदार्थों को खाएं और भोजन को पिएं। सन्यासी प्रशिक्षण केवल नई चीजों को खोजने के बारे में ही नहीं था, यह तो जानी पहचानी चीजों को जागरूकता के साथ करने के बारे में भी था। एक दोपहर एक वरिष्ठ सन्यासी ने हमसे कहा, आज हम मौन लंच करेंगे। याद रखना कि आप अपने पेय पदार्थों को चबाएं और अपने भोजन को पिएं। मैंने पूछा, इसका क्या मतलब है? हम अपने भोजन को सही तरीके से खाने में पर्याप्त समय नहीं देते हैं, सन्यासी ने कहा। जब आप भोजन को पीते हैं तो इसका मतलब है कि आप ठोस भोजन को चबा चबाकर तरल बना लेते हैं। पेय पदार्थों को चबाने का मतलब है कि उन्हें गटकने के बजाय आप हर चुस्की में उतना ही समय लगाते हैं मानो ये भोजन का ठोस कौर हो। इसे आजमाएं।